हे एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे यही इसका नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्ड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्बेड। EMBED। ठीक है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब जैसे क्या होता है ना, किसी चीज़ को उसके दिमाग में बैठाना, उसको एकदम आपने फिक्स कर दिया, इस तरीके से हो गया। और रियलिटी में देखें तो जैसे जिसको गूँदना शायद कहते हैं, है ना? जैसे हम टैटू वगैरह जो बनवाते हैं तो उस पे हमारी बॉडी पे वो चीज़ क्या हो जाती है, वो एम्बेड हो जाती है, वो एकदम फिक्स हो जाती है। वो भी होता है आपका। ठीक है, अगर जैसे कोई आइडियोलॉजी है, कोई बात है, उसके दिमाग में आपने एकदम फिक्स कर दी, एकदम आपने उसको इम्प्लांट कर दिया, वो होता है। सो टू पुट एन आइडिया और फीलिंग सो दैट इट बिकम्स फर्मली फिक्स्ड विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो सो दैट इट बिकम्स व्हाट? फर्मली। फर्मली मतलब एकदम दृढ़ तरीके से वो बात दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। इवन जैसे मैंने बोला कोई सरफेस है, तो उस पे हम लोग जैसे स्टार्स वगैरह या स्टोन्स वगैरह जब हम लोग उस पे लगाते हैं तो वो भी हम उस पे इम्बेड कर देते हैं, एकदम फिक्स कर देते हैं। टैटू वगैरह बनवाते हैं तो वो भी इम्बेड हो जाता है, यानी एकदम इम्प्लांट कर दिया, है ना? वो ब्रेन में एकदम इनकलकेट करना, मतलब किसी चीज़ को वो भी एकदम कहीं काइंड ऑफ यही हो जाता है, फिक्स हो गया, सेट, इंसर्ट या प्लेस। इट इज़ डीपली एम्बेडेड इन यू। तो मतलब कोई चीज़ है जो किसी पर्सन में पूरी तरीके से उसके अंदर में आपकी गड़ी हुई है, उसके अंदर वो एकदम चीज़ डीपली फिक्स्ड है। कोई आइडिया है जो आपके अंदर में एकदम कंप्लीटली डला हुआ है, एकदम आपको पता है, जैसे आपने कहा कि कुछ भी हो जाए बट हार्ड वर्क करने से मैं अपनी चीज़ों को बदल सकता हूँ। तो ये थॉट जो है आपके अंदर एकदम एम्बेडेड है, एकदम फिक्स्ड है और आप ऐसा कर लेंगे। नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली LY है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है और ये वर्ब की मॉडिफिकेशन करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। और डिस्टिंक्टली का मतलब होता है एकदम साफ तौर पर, क्लियरली। डिस्टिंक्टली मतलब एकदम क्लियरली, इन अ वे दैट इज क्लियरली नोटिसेबल और वेरी डेफिनेट, मतलब वो चीज़ एकदम आपको साफ साफ दिखाई दे रही है ना? तो डिस्टिंक्टली मतलब वो चीज़ एकदम क्लियरली। तो जहाँ पे कह सकते हैं ना, इट इज़ क्लियर टू मी। अब यहाँ पे क्लियर वर्ब हो, वो एडजेक्टिव हो गया, बट इट इज़ क्लियरली विजिबल टू मी। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो जो चीज़ है वो क्लियरली हमको दिखाई दे रही है, विजिबल है। कैसे? एकदम साफ तौर पर। तो क्लियरली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऑब्वियसली साफ साफ दिखाई दे रहा था। एविडेंटली एंड डेफिनेटली, जैसे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब मैं उससे मिला था ना, और ये चीज़ मुझे एकदम क्लियरली याद है। अब अगर हम इसको थोड़ा रोमांटिक सेंस में देख लेते हैं, सपोज आज वो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, लेकिन आप पहली बार जब उनसे मिले थे, अरेंज हो, फिर लव हो, कोई भी वाली बात हो, कोई भी समझ लो, या इवन गर्लफ्रेंड ही है, और आपको वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब आप उनसे पहली बार मिले थे, तो आपको क्लियरली एकदम डेफिनेटली आपको हर एक मूवमेंट बहुत अच्छे से याद है। तो डिस्टिंक्टली कोई चालाकी कर रहा है, आपको उसकी चालाकी साफ साफ समझ में आ रही है, सो वो भी डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बूम। बूम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वर्ब एंड नाउन दोनों की तरह हो सकता है। यानी किसी चीज़ का उछाल मारना, मतलब उस चीज़ का ग्रो करना, या फिर वो चीज़ ग्रो यानी उछाल, नाउन। अ पीरियड ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब तरक्की हो जाता है। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप समझ गए। जैसे राइज, राइस नहीं, राइज आपका हो गया इंक्रीज, एक्सेलरेट करना, उस चीज़ का ग्रो करना, एक्सपेंड होना। जैसे दिस ईयर हैज़ सीन अ बूम, यहाँ पे ये बूम जो है ये आपका नाउन की तरह यूज़ हुआ है कि इस साल क्या हुआ है, जो बुक सेल्स हैं उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, उसमें इंक्रीज हुआ है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसी सेंटेंस को आप लोग क्या करिए, इस बूम शब्द को आप वर्ब की तरह यूज़ करिए सेम सेंटेंस में। ठीक है। हाँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा बट मीनिंग तो सेम ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे बूम हमने नाउन यूज़ किया है, आप इसी बूम को यहाँ पे वर्ब यूज़ करके और यही दिखाएंगे कि बुक्स की सेल्स में बढ़ोतरी हुई है इस साल। मीनिंग हमारा सेम रहना चाहिए।
और जब आप नहीं बताएंगे तो जैसे कि आज हमारी क्लास 18 को है तो ये 19 को फिर मैं इसका आंसर कमेंट में दे दूंगी। डन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाई, DEFY। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, डिफाई करना मतलब किसी चीज़ को आपने उसको डिसओबे कर दिया, उसको आपने इग्नोर कर दिया, है ना। अवहेलना करना मतलब उसको आपने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया आपने, है ना। माना नहीं आपने उसको। सो डिफाई जैसे, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बताते हैं हमेशा, हमें तो बोलनी है इंग्लिश, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना है। अब अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पे वर्ब के लिए, बट ये मान लो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब ना हो के हमेशा नाउन ही होता हो, तो फिर तो आप कैसे ही करेक्ट सेंटेंस बना पाओगे। तो ये पता भी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी की बात को आपने रिफ्यूज़ कर दिया, है ना, उसको आपने ओबे करने से, मानने से आपने रिफ्यूज़ कर दिया उस पर्सन की बात को, उसके डिसीजन को या उस सिचुएशन को। सो आप उसके विपरीत जा रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड, ब्रेक, ब्रीच या इग्नोर। जैसे यू कांट डिफाई योर हेल्थ एवरी टाइम, कि हर बार तुम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को आप डिफाई नहीं कर सकते, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम है सो इसको आप डील करिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैरसिटी, ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, अ लैक ऑफ समथिंग। स्कैरसिटी मतलब लैक ऑफ समथिंग। तो सिनोनिम शॉर्टेज, डर्थ, एब्सेंस, लैक एंड इनएडिक्वेसी। द स्कैरसिटी हमने नाउन और सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। द स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज अ वाइड स्प्रेड इशू। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, स्कैरसिटी, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। वर्कर्स समझ के आर मत लगा देना। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट होते हैं। स्कैरसिटी किसकी, स्किल्ड वर्कर्स की। तो ये एक वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो चारों तरफ में फैली हो। तो जो स्कैरसिटी है स्किल्ड वर्कर की, जो कमी है, जो वर्कर जो स्किल्ड हो अपने फील्ड में, उनकी जो कमी है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैला हुआ है, हर जगह प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगैलिटी, ITY लगा हुआ है, अगेन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। फ्रूगैलिटी का मतलब जैसे एक पर्सन होता है फ्रूगल, ठीक है, ये पर्सन हो गया। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जब आप किफ़ायती होते हैं, जब आप इकोनॉमिकल होते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि पर्सन की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जब आपको पता है कि कहाँ पे अपना पैसा इस्तेमाल करना है, आप कंजूस नहीं हैं। इस शब्द को डिफरेंट रखिए। फ्रूगल का मतलब कंजूस होना नहीं होता है। फ्रूगल का मतलब आपको पता है अपना पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नेसेसिटी है वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, जहाँ अवॉइड किया जा सकता है वहाँ आप उसको बचाएंगे। ये होता है फ्रूगल। ठीक है, तो किफ़ायत ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी और फूड। तो आप जब अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है कि मतलब बस बर्बाद कर दिया पैसा, आप बहुत लिमिटेड। और ऐसा नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आप पूरा इस्तेमाल करेंगे, बट जब ज़रूरत नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि पैसा वेस्ट ना हो, कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट ना हो। प्रूडेंस, थ्रिफ्टी का मतलब हो गया इकोनॉमी, पर्सिमोनी। ये फ्रूगैलिटी नाउन है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ, जैसे इकोनॉमिकल मैंने फ्रूगल बता दिया क्योंकि फ्रूगल एडजेक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और शब्द बताना चाहती थी, स्टिंजी। जैसे ये फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती होना, इकोनॉमिकल होना, बट स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, कंजूसी। अब कंजूसी में आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पैसे के खर्च होने की, वहाँ भी वो बंदा पैसा नहीं खर्च कर रहा है, वो आपका स्टिंजी होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग स्टिंजी। फ्रूगल होना और कंजूस होना, मतलब किफ़ायत और कंजूसी दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। समझ में आया? ये 6 शब्द हो गए हमारे। आगे बढ़ें? ओके, एक सेकेंड।
तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पिरेशन। ये आप देख के पहचान गए होंगे, TION लगा है, नाउन है। एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षा, आकांक्षा मतलब डिज़ायर, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो होप होती है हमारी, अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। तो जो हमारी होप है, एम्बिशन है किसी चीज़ को अचीव करने को लेके, वही हमारी एस्पिरेशन कहलाती है। डिज़ायर, होप, विश, गोल, एम्बिशन। जैसे आपका एस्पिरेशन नाउन है ना, समझ रहे हैं, इज़ टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर। तो उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो उम्मीद है, उसका जो होप है, उसका जो गोल है, वो क्या है? एक प्रोफेशनल सिंगर बनने का है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटिफिकेशन। अगेन आप पहचान सकते हैं, नाउन है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप सेटिस्फाइड हैं, है ना, सेटिस्फेक्शन आपका, आप संतुष्ट हैं, तो संतुष्टि, है ना, सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट। तो सेविंग मनी इन्वॉल्व्स डीलेड ग्रेटिफिकेशन डेफिनेटली। अब अगर आप पैसा बचा रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ा मन करेगा, यार खर्च कर देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। लेकिन सेविंग मनी जो है ये डीलेड ग्रेटिफिकेशन है। तो जब आपने पैसा, जैसे कि SIP वगैरह या किसी भी तरीके से जब अपना पैसा सेव कर रहे हैं, और जब आपको बाद में 10 साल बाद या 5 साल, जितने भी टाइम बाद में जब आपको कोई बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है, वो जो फुलफिलमेंट है, वो एक अलग लेवल का होता है। तो ग्रेटिफिकेशन समझ में आ गया। मस्त वाला खाना खाने के बाद भी क्या जो मस्त संतुष्टि होती है, वो भी मज़ा दे देती है, वो तो भाई तुरंत हमारा सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी। ITY लगा हुआ है, नाउन है। आप देख रहे, आप ऐसे करते करते खुद पहचानना शुरू कर दोगे। तो एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, किसी चीज़ के प्रति आपको लगाव है, वो चीज़ आपको पसंद है, या आप दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, मैच हो रही हैं चीज़ें एक दूसरे से, आपको कोई कनेक्शन महसूस हो रहा है। सो लगाव है, कनेक्शन है ना, सिमिलैरिटी, अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स और नेचुरल लाइकिंग for or attraction to a person, thing and idea। सिमिलैरिटी, एग्रीमेंट, एम्पथी या फिर कनेक्शन। सो दे फेल्ट एन इमीडिएट एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो एक दूसरे के लिए जैसे ही वो मिले और एक दूसरे को उन्होंने एकदम कुछ लगाव महसूस हुआ। ऐसे होता है ना, हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, बट स्टिल हमें उस पर्सन से अचानक से लगता है कि हम उसको बहुत पुराने तरीके से, पुराने टाइम से जानते हैं, तो एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। तो दे फेल्ट एन इमीडिएट एफिनिटी फॉर ईच अदर, मीन्स एक अलग तरीके की उन दोनों में मेल सिमिलरिटी। ऐसा लगता है ना, अरे यार तुम लोग तो इस तरीके से बात करो जैसे लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिल रहे हो। डन है यहाँ तक? आगे देखें। ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? एम्बॉडी। एम्बॉडी का मतलब क्या होता है? टू हैव एंड शो पर्टिकुलर क्वालिटीज और आइडियाज और रिप्रेजेंट समथिंग। जैसे मैं समझाती हूँ, जैसे ही एम्बॉडीज ऑल द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ आवर फादर। सो ही एम्बॉडीज, एम्बॉडी मतलब ही हैज़, उसके अंदर हैं वो सारी की सारी बेस्ट क्वालिटीज जो एक अच्छे फादर के अंदर होती हैं। सो एम्बॉडी, आपकी बॉडी में वो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी में वो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी वो चीज़ें इंक्लूड करती है। यू हैव दैट थिंग्स और यू शो दैट टाइप ऑफ क्वालिटी, कंटेन, इनकॉर्पोरेट और एक्सप्रेस। जैसे शी एम्बॉडीज, उसके अंदर है एक हर वो क्वालिटी जो एक अच्छे टीचर में होती है, अच्छे सिंगर में होती है, अच्छी मदर में होती है। तो एम्बॉडी मतलब वो क्वालिटीज़ या वो चीज़ें आपके अंदर में, वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर में वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा ये क्या हुआ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ गए। वर्ब है, जैसे हैव लगाया, टू हैव, ये भी तो वर्ब ही है ना, तो ये वर्ब हो गया। इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, है ना, जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी तो विकसित ही होते हैं ना, हर स्टेज पे हम अपनी लाइफ में हम ग्रो कर रहे होते हैं। सो इवॉल्व मीन्स टू ग्रो, विकसित होना या करना। सो टू डेवलप ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ही हो रहे होते हैं। अगर आप अपने यंगर वर्जन को देखेंगे, अगर आज आप 20 साल के हैं और अपने आप 15 साल के अपने वर्जन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत ग्रो हुआ हूँ। और अगर आप 25 के हैं तो आप समझ ही सको, और फील्ड में आप कोई काम कर रहे हैं, आप देखेंगे अपने माइंडसेट को, देखेंगे चीज़ों को, देखेंगे कि हाँ मेरे में बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, बहुत ग्रो हुआ हूँ मैं। सो ग्रो, डेवलप, प्रोग्रेस एंड मेच्योर। सो दे आर गोइंग टू शो हाउ लाइफ इवॉल्व।
तो वो क्या चीज़ शो करने वाले हैं, जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ क्या शो करने वाले हैं कि जो हमारी लाइफ है वो कैसे इवॉल्व हुई है। आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, तो हम कैसे विकसित हुए हैं, हम कैसे ग्रो हुए हैं। आप कोई बड़ी आज की डेट में कोई बहुत बड़ी कंपनी है बट वो भी तो इवॉल्व हुई होगी ना किसी छोटी कंपनी से ग्रो करते करते। तो ये हो गया हमारा इवॉल्व। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। डन। आगे देखें। सो अब हम लोग आ चुके हैं स्पेलिंग्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली स्पेलिंग है हमारी डिबेट। पहली स्पेलिंग है डिबेट। सो डिबेट, DEBATE। अब ऐसे भी इसको ऐसे भी रख सकते हैं, डिबेट बी, हाँ यार समझ में आ रहा है, ATE ऐसे, डिबेट TEBA, बट ये BA हो गया और फिर AT लास्ट में, फिर TE, डिबेट। अब इसको 2-3 बार लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। 8, या फिर आप ऐसे DEB और फिर ATE, अब जैसे आपको सही लगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हम इसके साउंड पे ही ब्रेक करते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस PE और रिटी RITY। प्रॉस्पेरिटी मतलब तरक्की, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है चीज़ों के बीच में डिवीजन हो जाना। पार्टीशन का मतलब होता है चीज़ों के बीच में आप डिवीजन हो गया। सो PARTITION, पार्टीशन। सो PAR पार्टीशन, TION, पार्टीशन। सो PARTITION। स्ट्रैटेजी, STRA, स्ट्रैटेजी। डन हो गया। स्ट्रा, फिर TE, फिर GY। नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर। ये आप समझ गए हैं सिलेंडर। सो CY, सिलेंडर, LINDER, CYLINDER। आप इसको ब्रेक करके लर्न करो। तो इसके साथ में हमने हमारी स्पेलिंग्स को भी क्या किया है, कंप्लीट। सो लेट्स सी फर्दर। तो आगे हमारा आर्टिकल क्या है, आर टाइम्स इन देयर वर्ड्स। लेट्स सी क्या है, हमारा समय और शब्द उनके। तो इंडियाज आरंट बूमर्स, मिलेनियल्स, जेनजीज, we must find our own language to describe ourselves at different moments and stages. So let's understand these are the very famous words. So let's understand these words. So let's see. Okay, तो हमारे मिलीनियल्स, मिनी, अब देखेंगे ये पूरा एक्सप्लेन करेगा। जेनजीज बहुत कॉमन शब्द हो रखा है। बूमर्स, दीज टैग्स हैव बिकम सो एम्बेडेड इन आवर वोकैबुलरी दैट वी शेल्डम क्वेश्चन दैम। डेफिनेटली। अब ये मिलीनियल्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो ये वाला शब्द हो रखा है। फिर बूमर्स, एंड ये जो टैग्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये इतने ज़्यादा हैव बिकम सो एम्बेडेड, ये इतने ज़्यादा फिक्स्ड हो चुके हैं हमारी वोकैबुलरी में कि हम वी शेल्डम, शेल्डम मीन्स कभी कभार, शायद ही कभी हमने इन शब्दों के बारे में क्वेश्चन किया होगा कि क्यों है ये शब्द, क्या चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे आए ये शब्द। इन चीज़ों के बारे में हमने शायद ही कभी क्वेश्चन किया होगा। डन है। ओके, अच्छा देखते हैं। दीज टैग्स, यहाँ पे टैग्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। सो हैव लगाया, अब ये बिकम है। अब आप सोचेंगे कि मैम जब भी हम लोग हैज़, हैव या हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब तो हमारा थर्ड फॉर्म में आता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बिकम कैसे हो गया, देन तो याद रखेंगे बिकम जो है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में हो गया बिकेम, ये सेकंड फॉर्म है। अब आप सोचेंगे थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी आपकी बिकम ही होती है। अब इसको आप याद रखेंगे, कम, केम, कम। तो ये कम जो है ये थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ कम, वह आ गया है। सो कम जो है ये थर्ड ही फॉर्म है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि मैम यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है कि थर्ड फॉर्म की तरह। अगर यार हैज़, हैव, हैड के बाद में अगर यहाँ पे कम या फिर बिकम लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे ऐसे लगाया होता दे कम,
तो इसका मतलब यहाँ पे दे के साथ में कम लगाया है, तो यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म लगाया है। और फिफ्थ फॉर्म तो सिंपल ही है, या तो वो कम्स होता है या वो बिकम्स होता है, तो उसमें तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। डन है जी। आगे ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड ही फॉर्म है। डन। अब ये देखो, ये यहाँ पे इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। सो जो है ये एडवर्ब है। ठीक है, ओके। आगे दे आर, ये क्या है? आर। दे आर यूज्ड इन मार्केटिंग डेस्क, रिक्रूटमेंट डिस्कशंस एंड इवन फैमिली व्हाट्सएप डिबेट। अब ये दे किसको बता रहा है? इन टैग्स के लिए। जब हमारा यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इन टैग्स की। कौन से टैग्स? जैसे मिलीनियल्स, जेनजी, बूमर्स, इन टैग्स की। अब ये जो टैग है ये नाउन हुआ, इसके लिए हम प्लूरल यूज करेंगे। ये टैग्स कैसा है? प्लूरल नाउन है, तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया दे आर यूज्ड। अब ये जो शब्द हैं ये कहाँ यूज होते हैं? मार्केटिंग के, आपके मार्केटिंग में, रिक्रूटमेंट डिस्कशन में। जैसे कि ये मिलीनियल मतलब जिन लोग की एज इतनी हो गई, ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कैटेगरी हो गया एक्चुअली, देखा जाए तो ये जो शब्द है ना, ये कैटेगरी को शो करते हैं। देख लेते हैं, है ना। और हमारे फैमिली डिबेट्स में, व्हाट्सएप डिबेट्स में। बट देयर ओरिजिन्स, लेकिन जो इनका ओरिजिन है, आर डिस्टिंक्टली अमेरिकन। लेकिन इन शब्दों का जो ओरिजिन है, जो ये शब्द प्रोड्यूस हुए हैं, ये कहाँ से हैं? क्लियरली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली ये शब्द कैसे हैं? अमेरिकन है। द बूमर्स, ये जो शब्द बूमर्स है, ये कैसे इमर्ज हुआ? इमर्ज मतलब कैसे बाहर आया? ये फ्रॉम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस। बूम, अच्छा बूम से हम अपना ब्रेन लगा लेते हैं। बूम का मतलब प्रॉस्पेरिटी था, तो बूमर्स कहाँ से निकल गया? जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, तो उसके बाद जो प्रॉस्पेरिटी आई थी यूएस में, तो वहां से वो शब्द निकल गया बूमर्स। जेन एक्स, ये कहाँ से आया था? डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर। इल्यूजन का मतलब होता है आपका भ्रम। लोग भ्रम में जी रहे हैं। अब आपका डिसइल्यूजन हो गया, मतलब भ्रम टूट गया, यानी अब डिससेटिस्फेक्शन हो गया। तो वहाँ पे जो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में जो लोगों ने अपना सोचा होगा कि ऐसा वैसा हो जाएगा, नहीं हुआ, तो वहाँ से जेन एक्स निकल के आया। मिनीलिय आपका मिलीनियल्स कहाँ से निकल के आया? एज ड्यूरिंग टैक बूम, जब टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब आपका बूम हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, तो वहाँ से मिलीनियल्स निकल के आया। These markers are born from Western इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। तो ये जो शब्द है ना, ये एक्चुअली में आपके अमेरिकन्स हैं, वहाँ की इकोनॉमी, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। यूएस बेस्ड फ्रेमवर्क्स डोंट अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट प्ले आउट इन इंडिया। अब ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो जनरेशन या ये जो शब्द जो उस कैटेगरी को आपका डिफाइन कर रहे हैं, ये दीज वर्ड्स डोंट अकाउंट। एक्चुअली में अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबल होना। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने डू लगाया है, डू प्लूरल होता है। डोंट अकाउंट फॉर, ये जो इंडिया का जो कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने अपने लिए बनाया और वहां से ये सोशल हो गया। An 80-year-old boomer in the US is very different from an 80-year-old in India. अब हमने एज कैटेगरी सेम डाल दी, तो हमने कहा कि हाँ ये वर्ड बूमर, अब ये इस एज कैटेगरी सबके लिए सेम है। लेकिन अगर जो एक 80 साल का ओल्ड बूमर यूएस में जिसको हम कह रहे हैं, तो वो पर्सन जो है वो बहुत डिफरेंट होगा इंडिया के 80 साल के व्यक्ति से। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंडिया की स्टोरी है, इंडियाज स्टोरी मीन्स इंडिया की जो स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट है। हमारा जो नेशन है वो कैसा है, जहाँ पर जो पेस है, जो स्पीड है, जो नेचर है चेंज का, वो डिफाई करता है इम्पोर्टेड फ्रेमवर्क्स। वो उस पर लागू नहीं होता है, वो उसको आपका डिस्कार्ड करता है। हम नहीं फॉलो कर सकते जो इम्पोर्ट हो रहे हैं फ्रेमवर्क, वहाँ से जो वो हमें जनरेशनल चीज़ें दिखा रहे हैं, हम उसको तो फॉलो नहीं कर सकते ना। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सेम एज का पर्सन है, वो यूएस के सेम एज के पर्सन के जैसा नहीं है, वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारी स्टोरी डिफरेंट है। द सेम हाउस होल्ड ऑफन मीन्स अक्सर, हाउस होल्ड सब्जेक्ट है तो वर्ब कंटेन्स हो गया, होता है, कंटेन मीन्स होना। ऐसे लोग जो डिफरेंट
इंडिया में पैदा हुए हैं। डिफरेंट इंडियाज़ का मतलब हमारे यहाँ पे देखो, एंड इंडिपेंडेंस एरा, ग्रैंड पेरेंट, हमारे ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो आज़ादी के टाइम से पहले के हैं ना, है ना। और लिबरलाइजेशन हमारे पेरेंट, और चाइल्ड हु इज़ फ्लुएंट इन द लैंग्वेज ऑफ रील्स। आप देख सकते हैं हम तो डिफरेंट डिफरेंट एरा के लोग एक साथ में रह रहे हैं। वी नीड अ जनरेशनल फ्रेमवर्क दैट रिफ्लेक्ट आवर ओन रियलिटी। तो हमें एक इस तरीके का फ्रेमवर्क चाहिए जो शो करे, जो रिफ्लेक्ट करे हमारी अपनी रियलिटी को, हमारी अपनी सच्चाई को। वन दैट इज शेप्ड बाय इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडियलिज्म, बाय ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन, color cable TV, by the 1991 liberalization, 2010 इंटरनेट्स बूम। तो हमारी चीज़ों को शो करें, जैसे इंडिपेंडेंस का टाइम, फिर इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम, पोस्ट मीन्स आफ्टर, इस जो हमारी आइडियलिज्म, जो हमारी थ्योरीज में बदलाव आया, दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट है ना होता था, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, फिर कलर की केबल टीवीज आए, फिर 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ, आपका प्राइवेट चीज़ें ग्रो हुई, प्राइवेटाइजेशंस हुए, और फिर 2010 के बाद जो हमारा इंटरनेट में तरक्की हुई, उछाल आई। तो ये चीज़ें शो करनी होंगी ना हमको, तो हमारा डिफरेंट है। अ फ्रेमवर्क दैट कैप्चर्स इंडियाज ओन यूनिक एंड इवेंटफुल जर्नी। जर्नी की भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, JOURNEY, है ना। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो शो करता है, जो कैप्चर करता है इंडिया की अपनी, जो हमारी यूनिक और इवेंटफुल जर्नी है ओवर द लास्ट 75+ years। Hence, an attempt to decode means to understand India through 5 homegrown generations। तो एक्चुअली में जो ये हम लोगों के जो आपके टैग होने चाहिए, तो आज हम देखेंगे, और आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में से आते हैं। डन है, लेट्स सी बताइएगा आप कौन सी कैटेगरी वाले लोग हैं। ये वाले तो नहीं हो गए। द फर्स्ट जनरेशन हमारी कौन सी हो जाती है, 1942 1960। दे आर डिफाइनिंग ट्रेड्स। तो इनके जो ट्रेड्स थे वो क्या थे, स्कैरसिटी माइंडसेट। हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस समय तक या उसके बाद भी चीज़ों की कमी थी, है ना, स्कैरसिटी थी, कमी थी। फ्रूगैलिटी मतलब ये लोग किफ़ायती थे, अगर इनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको बहुत ढंग से इस्तेमाल करते थे। नेशन को बिल्ड करना था, फ्रीडम लेने से लेने तक और लेने के बाद चीज़ों, और नेशन को बिल्ड करना था। एंड दिस इज़ द जनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आज़ादी वाली जनरेशन है, और इन्होंने पार्टीशन देखा। हमारा इंडिया, आपका पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पार्टीशन था, ऑफ हैंडमेड गुड्स, हाथ से बनी हुई चीज़ें हुआ करती थी। गुड्स ना नाउन है, गुड जो होता है ना, जैसे कहते हैं वेरी गुड, ये एडजेक्टिव है, अच्छा बताता है ये। लेकिन जो ये गुड्स होता है ना, ये आपका नाउन है, ये सामान बताता है, गुड्स। राशन लाइन्स, रेडियोस, दे विटनेस्ड मतलब उन्होंने देखा, वॉर, युद्ध को देखा, खाने की कमी को देखा, एंड स्लो चर्न ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी को देखा। उनके आइकन कौन हुआ करते थे, JRD टाटा एंड MS सुब्बुलक्ष्मी। दे प्लेस्ड इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा, ग्रेट। तो उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू किस में रखते थे वो लोग, जैसे कि LIC है, HMT है, इनके अंदर में इनका बहुत बिलीव हुआ करता था। ब्रांड्स वो ऐसे, ये ब्रांड्स कैसे थे, जो स्टूड फॉर ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब आपका आत्मनिर्भर, है ना। फॉर देम ओनरशिप मेंट प्राइड। तो अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप उसके ओनर हैं, तो इसका मतलब वो एक प्राइड को शो करता था। जो यातायात, ये जो जो ट्रैवलिंग करते थे वो बहुत कम थी, और ज़्यादातर रेल से की जाती थी, है ना। एंड दे टॉट अस, उन्होंने हमें क्या शब्द सिखाया, जुगाड़, नॉट एज अ हैक बट एज अ नेसेसिटी। सो 1940 से लेकर 1960 तक के जो लोग थे, उनका जो डिफाइनिंग था, मतलब क्योंकि आज़ादी हो, उन्होंने देखी आज़ादी, आज़ादी से पहले भी थे, आज़ादी के बाद में, तो स्कैरसिटी को देखा, नेशन बिल्डिंग को देखा, पार्टीशन को देखा। तो ये सब चीज़ें उनकी रही थी, और ब्रांड्स में उनकी वैल्यू थी। अगर अपना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जहाँ से उनको है कि हाँ ये पक्का पक्का है। फिर उसके बाद में मिडिल जनरेशन 1960 टू 1975, ये जो जनरेशन थी, इनके डिफाइनिंग ट्रेड क्या थे, ये लोग आपके एस्पिरेशनल थे, मतलब इनके अपने डिज़ायर्स थे, लेकिन ये लिमिटेड थे, रिस्ट्रेंड थे, आपके
एक दायरे में बंद थे। दे ग्रू अप वेटिंग, ये इंतज़ार करते हुए बड़े हुए। जैसे दूध के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, गैस सिलेंडर्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, स्कूटर, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। दे वर यूज्ड टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड देयर ड्रीम ऑफन वेंट अनफुलफिल्ड। दे वर यूज्ड टू, वो मतलब दे वर यूज्ड टू मतलब वो इस चीज़ के आदी थे या इसी चीज़ में थे वो, कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जैसे छोटी-छोटी सेविंग्स करके एकदम से है ना, हम रिटायरमेंट में हमें पैसा आएगा, तो ये एक हमारा डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। और इनके जो अक्सर जो इनके सपने हुआ करते थे, वो अनफुलफिल्ड ही रह जाते थे। अब इनके आइकन्स कौन थे? अमिताभ बच्चन टू राकेश शर्मा। ब्रांड्स लाइक निरमा, बाटा उस समय पे ये आपके डोमिनेशन में थे। उसके बाद आगे हमारे पोस्ट लिबरलाइजेशन मीन्स अब जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम होने लगा, प्राइवेटाइजेशन होने लगा। वो पीरियड कौन सा था? 1975 टू 1990। इनका जो डिफाइनिंग ट्रेड क्या था? बट सेंस ऑफ डुअल आइडेंटिटी। क्यों? एक तो इनका पैर था पुराने इंडिया में और एक था नए इंडिया में। अब चीज़ें बदलने लगी थी। केबल टीवी आ गया था, कोला आ गया, सचिन तेंदुलकर से लेके शाहरुख खान अब इनके आइकन्स हो चुके थे। एंड दिस वाज द जनरेशन दैट सॉ इंडिया ओपन अप। ये वो जनरेशन है जिसने इंडिया को ओपन होते हुए देखा, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई चीज़ों के लिए। एंड ये जो जनरेशन है इसने देखा पहले हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर जनरेट हुए थे, हमारा इंटरनेट को, एंड दे ग्रू अप ऑन दूरदर्शन एंड ग्रेजुएटेड टू एमटीवी। ये लाइन समझ में आ रही हो? दे ग्रू अप मतलब वो बड़े हुए क्या, कौन सा चैनल देखते हुए? दूरदर्शन। और ग्रेजुएट हुए कहाँ पर जाके? एमटीवी, है ना। दे वर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस चॉइस। तो ये एक फर्स्ट जनरेशन थी जिनके पास में चॉइस अवेलेबल थे, ऑप्शंस अवेलेबल थे। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एफिनिटी, है ना। अब उनको ब्रांड से प्यार हो गया था। एंड विल पे फॉर क्वालिटी। अब ये क्वालिटी के लिए पैसे, मतलब अब इनके पास में पैसे आने लगे थे तो अब ये क्वालिटी के लिए पैसे पे करेंगे। जैसे ये सारे ब्रांड्स के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो ट्रैवल था वो धीरे-धीरे बदल रहा था टू बजट एयरलाइंस को लेके, इंटरनेशनल वेकेशंस होने की, तो मतलब आप देख सकते हैं ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया के इसके बीच की जनरेशन है ये वाली। दे वर द फर्स्ट टू सी इंडिया गो फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस एंड दे रिमेंबर बोथ। तो ओल्ड इंडिया कैसा था? वहाँ पे चीज़ों की कमी थी, स्कैरसिटी थी। और न्यू इंडिया में क्या था? अबंडेंस थी। हमारे यहाँ पे आपके ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुए थे, वाइट रेवोल्यूशन हुए थे, तो स्कैरसिटी वाले टाइम से लेके अब अबंडेंस का टाइम इन्होंने देखा है और इनको दोनों ही चीज़ें याद है। इसीलिए ये जनरेशन कैसी है? इसके पास में चॉइस है, इसके पास में ऑप्शंस हैं। इन्होंने आपका कमी को भी देखा है और अबंडेंस को भी देखा है। आप इस जनरेशन में आते हो कोई अगर, तो बताना। 1975 से लेके 1990 वाली जनरेशन अगर कोई है तो बताना। उसके बाद में ये वाली जनरेशन में तो पक्का है, ये 2 जनरेशन तो हैं ही। अब नेक्स्ट जनरेशन है टैग जनरेशन, जिसके अंदर हम भी आते हैं। सो टैग जनरेशन कौन सी हो जाती है? 1990 से लेके 2010 तक मैक्सिमम लोग यहीं आ जाते हैं। तो इस जनरेशन के अंदर में क्या क्वालिटीज़ हैं? ये हो जाते हैं डिजिटल नेटिव विद लेस बैगेज मोर चॉइस। डेफिनेटली बैगेज का मतलब देखो, एक तो बैगेज का मतलब सामान भी होता है, बैगेज का मतलब सामान भी होता है। बट यहाँ पे लेस बैगेज का मतलब है कि आपने कोई भार अपने सर पे नहीं रखा हुआ है। आप इसको फिगरेटिव मीनिंग में, यार मेरे को ना बहुत ये झोल झमेला नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं रहना भाई यहाँ पे, मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। बैगेज नहीं रखते हम लोग, है ना। और हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। एंड दिस इज़ द जनरेशन ऑफ स्मार्टफोन्स, इंस्टाग्राम, ग्लोबल एक्सपोजर। आप जानते हैं दे ग्रू अप विद फेसबुक एंड यूट्यूब। एब्सोल्युटली। अब इनके आइकन्स चेंज हो चुके थे, विराट कोहली हो गया, एलन मस्क एंड दीपिका। दे वैल्यू कन्वीनियंस। अब हमको बाई डेफिनेटली देख रहे हो आप, ओला उबर सब चलता है, हमें कन्वीनियंस हमको चाहिए ओवर ब्रांड लॉयल्टी एंड एक्सपीरियंस ओवर ओनरशिप। अब आप सोच रहे हैं जो आपकी सबसे पहली वाली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन थी, वो लोग को जो ओनरशिप है उसमें प्राइड था। बट आज के डेट में जो है, अभी हमको क्या है कि पहले एक्सपीरियंस लेते हैं ना, ओनरशिप हम बाद में देखेंगे, आफ्टर 40 समथिंग में हम ओनरशिप में आएंगे, अभी एक्सपीरियंस लेते हैं। सो कन्वीनियंस तो डेफिनेटली यार बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, बट ओनरशिप भी ज़रूरी है। आई एम
in between both these things. I'm more of ownership rather less of experience. According to me, if I have ownership, then I will definitely have experience. This is my point of view. And they travel to insta worthy places and stay in Airbnbs. ये तो आप लोग जानते हैं ना, इंस्टा पे आके बता देते हैं ये वाली प्लेस आपको जरूर जानी चाहिए, तो वहाँ तो हाँ, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे ना तो इस प्लेस को ध्यान में रखेंगे, तो डेफिनेटली इंस्टा वर्दी प्लेस पे हमें जाना, जो इंस्टा पे ब्यूटीफुल लग रहा है तो वो तो डेफिनेटली हमें विजिट करना है, ऐसा है क्या? एंड दे आर इंडियाज फर्स्ट ट्रूली डिजिटल कंज्यूमर्स, बट ऑल्सो ओ गॉड, ये लाइन अच्छी नहीं है इंडियाज फर्स्ट ट्रूली डिजिटल कंज्यूमर्स। हाँ, हम लोग बहुत डिजिटल भाई चीज़ें कंज्यूम करते हैं, और हम सब ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं नहीं यार, हैं भी, है ना। पढ़ने जाते हैं, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, फ़ोन खोला कोई और चीज़ सर्च करने के लिए और सर्च कुछ और ही हो जाता है ना ये हो जाता है, फिर मेरे को 2 सेकंड या 1 मिनट बाद आता है अरे मैं आई क्यों थी, और आप लोगों के साथ पता नहीं कितना ज़्यादा होता होगा। तो डेफिनेटली ये 1990 के बाद और 2010 वाले लोग, सच में हम लोग ऐसे ही हैं। तो अब ये जो आपका इल्यूशन है कि जो 2000 वाले जो लोग हैं अपने आप को जेनजी मान रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ मिलीनियल वाली जनरेशन में ही आते हो, टैग जनरेशन में आते हैं हम लोग, भाई हम कम है क्या? नेक्स्ट है हमारे इंडियन जेनजीज। सो जेनजीज को क्या लगता है, दे आर वेरी कूल? नो, वी आर वेरी कूल, यू पीपल डोंट नो एनीथिंग। लेट्स सी दिस जनरेशन, इनके भाई गॉड, इनके डिफाइनिंग ट्रेड क्या है? नेटिव इंटरनेट फ्लुएंसी। हाँ, पता नहीं क्या ही बोलते हैं ये लोग, है ना। कल्चरल कॉन्फिडेंस, दे डोंट नो अ वर्ल्ड विदाउट स्मार्टफोन्स। आप फ़ोन के बिना, नेट वाईफाई चला जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चैट जीपीटी इनका सब कुछ है, सारा टीचर वही है इन लोग का। दे आर ग्रोइंग अप, पता नहीं क्या क्या हेयरिंग एंड पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप लोग, दे आर ग्रोइंग अप विद चैट जीपीटी ट्यूटर्स, ओ माई गॉड, एंड इन्फ्लुएंसर, ओ गॉड, who are these influencers? These influencers are from tech generation definitely. हाँ, बट पोस्ट जनरेशन वाले भी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, एंड द बिग कल्चरल चेंज इज दैट देयर वर्ल्ड व्यू इज शेप्ड बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। डेफिनेटली अब इनको हर वो चीज़ समझ में आती है जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, अपने खुद की समझ तो इनकी चैट जीपीटी में तक खत्म हो चुकी है। दे डोंट जस्ट कंज्यूम कंटेंट, दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट देम, दे डोंट जस्ट कंज्यूम कंटेंट, दे क्रिएटेड। ये सिर्फ उस कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये खुद क्रिएट भी कर रहे हैं। दे ये उम्मीद करते हैं कि जो ब्रांड्स हैं, देख रहे हो, ब्रांड्स टू प्ले बाय देयर रूल्स, कि ब्रांड्स इनके रूल्स के हिसाब से चले। अब ये ब्रांड्स को रूल सिखा रहे हैं, बहुत ये वाली चीज़ तो है, ये जनरेशन है तो फास्ट, हम भी फास्ट हैं। दे विल शेप अ फ्यूचर ऑफ क्रिएटर फंडेड D2C, मीन्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर फर्स्ट ब्रांड्स, एनी स्ट्रेटेजी। अब यहाँ तक ये खत्म हो गया भाई जेनजी वालों के बारे में। जेनजी के बारे में यही बताया है कि आप लोग की जो दुनिया है वो इंटरनेट और फ़ोन पे ही आके शुरू और ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव थिंग है, यू आर चेंजिंग, you are not only consuming content but you are creating it, and you want that brand play according to your rules. So that's about you people. So now let's see what is the summary, or what is the conclusion, what the last thing that writer wants to say. So any strategy to connect with people needs to account for cultural memory, not just age. So it doesn't mean the age is same in different areas, means in different nation, then they belong to the uh, same category. That does it is not same, it is just not possible. Every country has different story, है ना। A 40-year-old in India is not the same as 40-year-old in the US. Their reference point, anxieties and aspirations are definitely very much different. Policymakers designing pension schemes or digital literacy, means literacy मतलब पढ़ाना, ज्ञान देना, schemes need to understand generational mindset shaped by tough times, not purely income brackets. जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे पेंशन प्लान्स को या डिजिटल लिटरेसी को, उनको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एडटेक कंपनीज़ को बात करनी चाहिए पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जिनको हाँ डेफिनेटली ऐसा है, ऐसा देखो नहीं है कि इंटरनेट एक रॉन्ग चीज़ ही है। हाँ, चीज़ें थोड़ी अवेलेबल हैं, नेगेटिव चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट डेफ़िनेटली कर रही हैं। बट बहुत ऐसे लोग हैं ना, आप देख रहे हैं, जो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके बहुत कुछ ग्रो कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी कि इंटरनेट इज़ नॉट ओनली, इट डज़ नॉट ओनली कंटेन द नेगेटिव थिंग्स, ठीक है।
So everything has its pros and cons. So edtech companies need to speak to parents or grandparents who fear, वो parents और grandparents जिनको डर लगता है टेक्नोलॉजी से, कि जब उनके चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो जो डिजिटल नेटिव्स, मतलब जो उनको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए. कंज्यूमर ब्रांड्स मस्ट इवॉल्व, जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं उनको डेफिनेटली जल्दी ही इवॉल्व होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, टू कैच अप टू इंटरनेट नेटिव कस्टमर्स हु विल सून बिकम प्राइमरी डिसीजन मेकर्स विद बिग स्पेंडिंग कैपेसिटी. तो यहाँ पे ये जो पूरा था, ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन स्पेशली, ये एक टाइप ऑफ सजेशन दिया गया था, जैसे पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, या जो ब्रांड्स वगैरह हैं उनको भी इवॉल्व होना चाहिए. तो दिस इज टाइप ऑफ अ सजेशन. इवन दिस होल इज टाइप ऑफ अ सजेशन, कि देखो हमने अभी देखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और हमारी नीड डिफरेंट है, और आने वाला टाइम डिफरेंट है, और प्रेजेंट का टाइम भी जो है वो इस जनरेशन के टाइम से चेंज हो चुका है. तो अब जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए. सो दिस वॉज होल पॉइंट. सो आप मुझे बताइए आप कौन सी जनरेशन में से आते हैं, एंड आई होप यू लाइक इट. सो दिस वॉज ऑल about today's class. So thank you very much. If you like it, then like the video and share the video. And there is new one feature that is called hype. If it shows in your comment section, then please hype the video. Thank you very much. Love you. Bye bye.